Good afternoon to all of you, and we'll continue further. See, we talked about ionic radius. Just now we completed that topic. Now we are going to understand one more important topic. Now we are going to talk about ionization. Enthalpy. What we are going to study is ionization enthalpy. See, when we are talking about the ionic radius, I said due to some reason sodium is releasing one electron. Okay, but this process of sodium converting into cation by releasing one electron, this process is known as ionization. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? Ionization. Now it's very easy to understand. कि अगर just मैं आपको दिखा रहा हूँ. Okay, one of you students is going to pull this pen from my hand. Okay, देखते हैं. खींचो खींचो, ताकत ही नहीं है, खाना ही नहीं खाया. चल खींच खींच, ताकत ही नहीं है. कितने बेटा? तेरे से लड़की खींच जाए, कोई इज्जत ही नहीं रही तेरी तो यार. वो लड़की तुझे जल्दी खींच गई. नहीं, इट डज डिपेंड. ओके, देयर इज नथिंग लाइक दैट. ले खींच ले वापस, खींच खींच, लपसी जाए. ले तेरा વધારે ગયું આવી બસ. ઓકે, ले रिदम. We'll continue further. The point over here, okay, point over here, कितना स्ट्रांगली मैं ये पेन को पकड़ के रखता हूँ, उतना ही डिफिकल्ट है टू पुल दैट पेन और rather to snatch that pen from my hand. If I hold it easily, okay, even a girl can pull it from my hand. Yes or no? If I hold it lightly, correct or not? इवन छोटा बच्चा भी ले लेगा, वो तो उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, बराबर. बट इफ आई होल्ड इट टाइटली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू. ओके, इतने हट्टे कट्टे आदमी को भी डिफिकल्टी हो रही थी. ओके, विल कंटिन्यू फर्दर. सी द पॉइंट ओवर हियर, कितना स्ट्रांगली इसको पकड़ा जाता है, उतना ही डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम माय हैंड. यहाँ पे हमें ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ये वाले को, ये वाला निकाला, इसको निकाल के बाहर करना. सो इट डज डिपेंड. पहली चीज, उसको जब बाहर निकाला जाता है तब उसको स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है, प्रोटॉन पकड़ के रखता है. माफ करना, दिस इलेक्ट्रॉन इज ओके, इट इज बीइंग हेल्ड बाय अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. उसका अट्रैक्शन फोर्स है, जितना स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही इसको निकालना डिफिकल्ट. करेक्ट है ना? सो व्हाट डू वी डू टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन? जब हम आयोनाइजेशन करते, सोडियम को Na प्लस में कन्वर्ट किया, वी आर रिमूविंग दिस इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजीली रिमूव. वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, एंड दैट सम एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रांगली दिस इलेक्ट्रॉन आर बीइंग हेल्ड. जितना स्ट्रांगली होल्ड किया है उतना ही डिफिकल्टी से रिमूव होता है. Correct? Are you understanding that? Now we have to supply some energy, and that energy, the value of the energy depends upon how strongly this electron is being held. Now the amount of energy required to remove this electron is known as ionization energy. The amount of energy required to remove this electron, that amount of energy is known as ionization energy. Sometimes it is also known as ionization enthalpy. It is also known as ionization enthalpy and energy. It is known as ionization enthalpy, the amount of energy required. And it is also denoted by symbol delta H. H talks about enthalpy change. During this process, कौन सी process?
Na से Na प्लस बनाने की जो प्रोसेस है, ड्यूरिंग दिस चेंज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज डेल्टा H इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज डिनोटेड एज डेल्टा HI, करेक्ट है ना? यहाँ पे आर यू फॉलोइंग दिस? डेल्टा HI पीछे लिखते, बोलते डेल्टा HI है लेकिन लिखेंगे पीछे डेल्टा HI, ओके? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डेल्टा HI, नहीं डेल्टा HI, ओके? IH नहीं बोलेंगे, डेल्टा HI, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी या तो डेल्टा IH भी बोलते, जरूरी नहीं है, डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आगे करेंगे ना। सिमिलरली जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इफ यू सी केयरफुली, मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, दिस वन, उसके लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, वहां पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन ओके, फर्क है, फर्क इसलिए है कि दोनों बार नो डाउट एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, बट याद रखना दोनों में इक्वल एनर्जी नहीं होती है, दोनों में अलग अलग होती है। इसीलिए उसको सेपरेट करने के लिए जब पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो, व्हेन वी रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम डेल्टा IH1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट डू वी कॉल इट? सेकंड वाले को निकालने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ती है इसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट है ना? अभी हम देख रहे थे कि पहली बार जब निकाला गया था तब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन में से निकाला गया था एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला, एंड दूसरी बार 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन में से निकाला गया था, और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा जोर से पकड़ा जाता है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका जोर से पकड़ा जाता है, एंड जोर से पकड़ा जाता है तो निकालना काफी डिफिकल्ट है, आदित्य से ज्यादा कौन जानेगा, बराबर है, करेक्ट? और जितना स्ट्रांगली आप पकड़ते हो इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव दैट, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे स्ट्रांगली पकड़ा गया है, since it is being held very strongly, the amount of energy required will be higher than this energy. Always remember, okay, जो second ionization enthalpy होती है वो first ionization enthalpy से ज़्यादा होती है, because to remove the second electron there is a lots of attraction is being there. Are you understanding what is the, okay? तो ये थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा IH1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे इट इज फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड, ओके? और एक केस में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, एल्यूमिनियम वी हैव 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो उस टाइम पे जो एंथैल्पी देनी पड़ती है वी कॉल इट डेल्टा IH1, और डू वी कॉल इट डेल्टा IH1, एंड कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है यहाँ पे 3s2 3p0। मैं लास्ट ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? लास्ट ऑर्बिटल, बट इस बार 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो उसके लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ती है वी कॉल इट डेल्टा H, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, ओके? ऑब्वियसली डेल्टा IH2 विल बी हायर देन डेल्टा 1, और इस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3s1 3p0। Al2 प्लस कैन रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन बिकॉज यहाँ पे 3s1 है, Al3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और उस टाइम पे जो एंथैल्पी देनी पड़ती है वो ओके डेल्टा IH3, एंड यहाँ पे 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे। पहली बार जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तब 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन थे,
देन 13 12 तक। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा था, दैट्स वाई ओके ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बट इससे भी ज़्यादा यहाँ पे 13 11, तो इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी देन दिस, इसलिए डेल्टा IH3 विल बी हायर देन डेल्टा IH2, उसको थर्ड बोलते हैं। ओके फोर्थ भी होती है बट बहुत ज़्यादा होती है वो, कार्बन के केस में फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आती है, फोर्थ से ज़्यादा नहीं होती है। आर यू गेटिंग दिस? आपको समझ में आ रहा है? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो समझ में आया आपको? ओके व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज सेकंड, व्हाट इज थर्ड एंड व्हाट इज फोर्थ। ओके नाउ हम हमारी बुक में से पढ़ाई करेंगे। अच्छा भाई तो एक चीज और बता देता हूँ, आगे बढ़ू उससे पहले याद रखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove one electron from one neutral atom to make it 1 mole positive charge, उसको हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ा सा टेक्निकली और करेक्ट करेंगे ये डेफिनेशन को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, क्या क्या बोलेंगे, 1 मोल फ्रॉम 1 मोल न्यूट्रल गैसियस एटम, इसको गैस के एटम के फॉर्म में लेने का, to remove 1 mole of electron from 1 mole neutral gaseous atom to make it 1 mole positive charge. The amount of energy required is called ionization enthalpy. That is known as ionization enthalpy. That's what they have given over here. The minimum energy required for formation of a positive ion from a gaseous neutral atom by removing electron is called ionization energy. वो लोग 1 मोल स्किप किया है बट याद रखना 1 मोल ही होता है। to remove 1 mole of electron from 1 mole of neutral gaseous atom to make it 1 mole of positive charge. Okay. The first ionization enthalpy is the energy required to remove first electron. In other words, first ionization enthalpy of an element M is the difference of enthalpy for this reaction. M में से M plus किया plus electron. Okay. And normally ionization enthalpy is expressed in units kilojoule per mole. यहाँ पे वो बता रहा है यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, मतलब एंथैल्पी किस में फाइंड करते हैं, एक मोल रिएक्शन के लिए। वर्ड में उन्होंने नहीं बताया बट जब यूनिट बताया तब बता चुके कि ये 1 मोल के लिए है। दिस इज मेंट फॉर व्हाट, 1 मोल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट एम इज कॉल्ड, अच्छा सेकंड वाले को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। And it's quite obvious the second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because of the increased effective nuclear charge. The force of attraction of outermost electron towards the nucleus increases with increase in effective nuclear charge. Okay. क्योंकि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिक्वायर्स मोर एनर्जी, thus ionization enthalpy also increase with the increased effective nuclear charge. The energy required to remove the third electron is called third ionization enthalpy and its value is found higher than the second. Thus we can conclude delta H1 is smaller than delta H2 is smaller than delta IH3. बराबर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये पहला पॉइंट था आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ओके टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम टू मेक इट 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ विल कंटिन्यू फर्दर। सी हम पीरियडिक टेबल में हमको एक चीज पता चली, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया गया एंड उतना ही डिफिकल्टी से वो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। बराबर है? आर यू फॉलोइंग दिस? यस और नो? ध्यान देंगे यहाँ पे। एज वी नो व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस
Since effective nuclear charge increases, then ionization enthalpy increases. Then ionization, so लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट ये होना चाहिए. And as we know, in a group, top to bottom, effective nuclear charge remains same, but distance increases. डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पे 1s1 था, देन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, वी नो. सो अट्रैक्शन कम हो जाएगा. अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा. जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, जितना, क्योंकि लिथियम की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. देन द रुबिडियम, रुबिडियम की साइज बड़ी है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. ये हमने सीखा था लास्ट टाइम. टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, बराबर. तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हो, relationship between the atomic number and first ionization enthalpy of elements having atomic number 1 to 60 is shown in the table. हमें टेबल में बताया गया, टेबल तो नहीं, एक्सेल चार्ट है पूरा. यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है. लीना का रेड कलर का फ्लोक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. एंड ये हमारा इनर्ट ग्रुप है. कैन यू सी? और ये एक पीरियड है. हर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है. ग्रुप 1 की लिस्ट रहती है एंड ग्रुप 8 की हाईएस्ट होती है. ग्रुप 8 है हाईएस्ट. वाई ग्रुप 8 की क्यों हाईएस्ट? ग्रुप 8 में ऐसा है, उसका ऑक्टेट, पूरा का पूरे का ऑक्टेट कंप्लीटेड है. उनको इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वेरी डिफिकल्टी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है. एनीवे ये ग्रुप की भी ज़्यादा है. उसका रीज़न फ्लोरीन ग्रुप की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रो, ओके, सॉरी माफ करना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे छोटा है साइज में, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. सबसे लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप की रहेगी, ये ग्रुप की. ये ग्रुप की इसलिए क्योंकि उसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेस इफेक्टिव चार्ज. इसमें लेफ्ट टू राइट जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है. इज दिस फाइन? अच्छा, लेट मी रीड इट फॉर यू. स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन अभी ये लोग दे रहे हैं, वो भी फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल डेफिनेशन दे रहे हैं. द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फुलफिल द नीड टू शील्ड और स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैं आपको बताया था ना, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शील्ड क्रिएट करते हैं, बराबर ना. एंड कॉजेस डिक्रीज अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा उतना अट्रैक्शन लेस, क्योंकि शील्ड ज्यादा किया जाएगा. उतना अट्रैक्शन लेस मतलब उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन निकलता है. So when shielding effect increases, the ionization enthalpy decreases. So in any group, कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो, यहाँ पे ये ग्रुप बताया गया है, टॉप टू बॉटम जाते हो, shielding इफेक्ट बढ़ती है, अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, साइज बढ़ती है लिथियम से सोडियम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी. मतलब सीजियम में काफी आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कंपेयर टू लिथियम. लिथियम सीजियम में से इलेक्ट्रॉन जल्दी थी निकली जाए छे. इज दिस फाइन? So group, when we move from top to bottom in a group, ionization enthalpy decrease with increase in atomic number. This type of trend is clearly observed in the element over here. Correct? समझ में आ रहा है? बट जब पीरियड में जाते हैं, अभी एक पीरियड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेफ्ट टू राइट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन. लेफ्ट टू राइट जाते तो बढ़ता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. बट प्रॉब्लम यहाँ पे, ध्यान से देखना,
प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिथियम से बेरिलियम बढ़ा, बट बेरिलियम से बोरॉन डिक्रीज हो गया। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाते हो, लिथियम से बेरिलियम बढ़ रहा है, बट बेरिलियम टू बोरॉन डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज होना चाहिए था। ऐसा क्यों? बेरिलियम से बोरॉन में इंक्रीज क्यों हो रहा है? दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई इट्स इंक्रीजिंग। अगर आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो इट्स बेसिकली 1s2 2s2, और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो 1s2 2s2 2p1। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? बेरिलियम में 2p1, बेरिलियम में 2s2 में से निकल रहा है, एंड बेरिलियम बोरॉन में 2p1 में से। आपने एक चीज नोटिस किया, बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड अप होता है। कई बार इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? स्यूडो इनर्ट। स्यूडो का मतलब होता है झूठ वाला, झूठा इलेक्ट्रॉनिक, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, स्यूडो का आता है ना, स्यूडोपोडिया। ओके, किसका? अमीबा के अंदर, अमीबा के फॉल्स लेग्स, लेग नहीं है फिर भी लेग की तरफ बिहेव करते। ओके, सेम लेग। ओके, इनर्ट गैस जैसा नहीं है फिर भी इनर्ट गैस जैसा बिहेव करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, झूठा। ओके, तो ये गलत है एनीवे, बट इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है, उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप है। जब कंप्लीटली फिल्ड अप ऑर्बिटल होता है, इट इज ऑलवेज स्टेबल। कंप्लीटली फिल्ड अप हमेशा होता है, स्टेबल होता है, एंड जब स्टेबल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन सहेलाइत ही नहीं निकले। इट्स नॉट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2, इट्स डिफिकल्ट compared to this। इसमें तो just now they started the electron to be filled up in p orbital, it can easily release this electron। तो p orbital का इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है in boron than in beryllium, that's why boron का ionization enthalpy less है than beryllium। that's the first reason। second reason ये भी है, here the electron is removed from the 2s orbital, then boron में it's from 2p orbital and 2s orbital is near to nucleus। s orbital हमेशा न्यूक्लियस के नजदीक में होती है, और न्यूक्लियस के नजदीक में जो ऑर्बिटल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। आर यू फॉलोइंग दिस? तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, हियर वी सी एन एक्सेप्शन। इन ए पीरियड when we move from left to right, then ionization enthalpy increases because increase in atomic number, effective nuclear charge increases as on a diagram। In elements of the same period, as the atomic number increases, positive charge मतलब proton of nucleus increases, the outermost orbit remains at the same distance for the same period। This means that the distance of electron of outermost orbit from the nucleus does not increase, so the shielding effect for the outer electron does not increase। That is why the force of attraction on the element towards the nucleus increases। Effective nuclear charge increases due to increase in positive charge of nucleus। It results in the increase in enthalpy required to remove electron। It results enthalpy required to remove electron easily नहीं निकलता। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। ओके, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। It can be seen from the diagram that boron has higher nuclear charge than beryllium, even then its value of ionization enthalpy is low। They may ask you this, as we move from left to right, give reason as we move from left to right। Ionization enthalpy is supposed to increase because effective nuclear charge is increasing। However, it is not seen in case of beryllium and boron। It's in ulta। Explain this। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। What can be the reason for this? Let us think about the electronic configuration।
For the beryllium and boron, they are respectively 1:2s2 and 1:2s2p1. The electron to be removed from beryllium is 2s and 2p in case of boron. Therefore, more energy is required to remove the electron from beryllium because the s orbital is spherical orbital nearer to nucleus than the p orbital, d orbital or f orbital. The s type of electron which is near to nucleus remains highly attracted. एक ही ऑर्बिटल के 2s 2p2 मतलब अगर आपको दिया होगा 4p 4d एंड 4f, कौन सा इजीली निकलेगा? 4f इजीली निकलेगा, 4d उसके बाद 4p एंड 4s, बिकॉज 4s सबसे नजदीक में रहता है. So if all the factor remains same, then for the ionization enthalpy decreases as we move from sp/df. पहला रीजन ये. सेकंड रीजन जो हमने बात किया वो बराबर. नाउ ये चीज खाली बोरोन एंड बेरिलियम के बीच में देखने को मिलता है ऐसा नहीं है. अगर पीरियडिक टेबल में हम चले जाते तो सेम थिंग यू में सी. ओके, बेरिलियम टू बोरोन इंक्रीज होगा, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम भी इंक्रीज होता है. ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में जब भी जंप मारते हो, ओके, ये सेकंड ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज हायर रहेगी थर्ड ग्रुप से. बराबर है कि नहीं? आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमेशा हायर रहते पूरे ग्रुप की. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट आपके पास जो है see over here, as we discussed about the group 2 and group 3 beryllium and boron, it happens for the each and every element of group 2 and group 3. Similar concept you will find in nitrogen and oxygen. When we are moving from left to right, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था, फिर भी डिक्रीज हो रहा है. रीजन जरा समझते हैं. नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3. 2p3 है नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन, करेक्ट और नॉट? एंड ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4. दोनों के लिए 2p ऑर्बिटल ही है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है. हमेशा इलेक्ट्रॉन लास्ट में से निकलता है, यहां से निकलेगा दोनों में 2p में से. बट फर्क ये है कि ये भाई साहब 2p3 यानी कि ओके कंप्लीटली हाफ फिल्ड इज स्टेबल. उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना सैलू नहीं, इट्स नॉट दैट इजी. एंड यहाँ पे जस्ट हाफ फिल्ड होने के बाद अभी भरना चालू हुआ है, तो ये स्टेबल है, इसमें से निकालना डिफिकल्ट है. इसमें इजीली निकलेगा ऑक्सीजन में, करेक्ट? आर यू फॉलोइंग? वन मोर थिंग, यहाँ पे पेयरिंग भी हो गई. नॉर्मली जब भी पेयरिंग होती है ना एक ऑर्बिटल में, तो उसमें रिपल्सन भी चालू हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में. क्या पेयरिंग करते हो तो रिपल्सन भी चालू होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो थोड़ा इजीली निकाल भी देगा. दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ऑलवेज ये निकलता है. एंड यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, आई लाइक दिस वर्ड. इसके बारे में नेक्स्ट टाइम मैं काफी डिटेल में जानने वाला हूँ. बट यहाँ पे लिखा है एनोमली. क्या लिखा है? एनोमली का मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा बिहेवियर. ओके, अनुमलिक बिहेवियर बोलते हैं उसको. क्यों अनुमलिक बिहेवियर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं. ओके, आज नहीं बता रहा. बट एनोमली और अनुमलिक सिमिलरली साउंड होते हैं, अनुमलिक एनोमलिक. ओके, तो एनोमली बिहेवियर है ये. एनोमली के लिए अभी के लिए याद रखेंगे जो थोड़ा सा टेढ़ा वाला बिहेवियर, थोड़ा सा डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड, उसको क्या बोलेंगे? एनोमली. So anomaly is also found in nitrogen and oxygen. The reason first ionization enthalpy is lower in oxygen than that of nitrogen as in diagram. Okay, reason बताया गया. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन है, नाइट्रोजन के लिए 2px1 2p1 2pz1, whereas ऑक्सीजन का 2s2 2py1 2pz1. In oxygen, electron repulsion value increases because 2 electrons are found in 2px orbital. Hence, easy to remove the 4th electron. Are you following this? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?